तो दोस्तों एक जंगल में हजारों जानवरों को एक सांप ने बुड़का भर लिया। उसके बाद उन हजारों जानवरों की जान खतरे में आ गई और जंगल टाइम्स ने लिखा कि हजारों जानवरों की जान खतरे में, वजह सिंगल सोर्स। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि सिंगल सोर्स क्या बवाल है। कुछ लोगों ने कोशिश की बोलने की कि भई ये सिंगल सोर्स सांप है, तो उनको सांपोफोबिक डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इन लोगों को बचाने के लिए जहर की जरूरत है और जहर सांप का ही चाहिए। तो उसी सांप का जहर निकाला गया और इन लोगों में से कुछ लोगों को बचा लिया गया। और इस बार जंगल टाइम्स ने लिखा हजारों जानवरों का रक्षक सांप। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत में भी। तबलीगी जमात के लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए कोरोना वायरस से। तो दोस्तों आज से 4 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि अब कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया जा सकता है उन लोगों से जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं, और इस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि भाई प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया जाएगा और इससे लोगों को ठीक किया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, यहां पर भी इस विधि को अपनाने की बात की गई। लेकिन इस कहानी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को बात करते हैं। तो दोस्तों 18 अप्रैल को क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई आईसीएमआर के द्वारा। इसका बेसिक पर्पस ये था कि इस बात की जांच हो कि क्या प्लाज्मा थेरेपी एक सही तरीका है ठीक करने का या नहीं। तो आईसीएमआर की इस नोट के बाद कई स्टेट्स ने इसके ऊपर डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। क्लिनिकल ट्रायल्स चालू हो चुके थे और इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए, लेकिन ये अभी भी क्लिनिकल ट्रायल ही था और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ये थेरेपी बिल्कुल सही है या नहीं है। लेकिन इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये घोषणा कर देते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के जो नतीजे हैं वो बेहद एनकरेजिंग हैं। उसके बाद अन्य स्टेट्स भी कह देते हैं कि भाई हम भी प्लाज्मा खेलेंगे, हम भी प्लाज्मा खेलेंगे, जबकि अभी तक भी आईसीएमआर की तरफ से कोई हामी नहीं भरी जाती है कि प्लाज्मा अच्छा है या बुरा। तो उसके बाद आईसीएमआर कल बयान देती है जिसमें कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी फेटल साबित हो सकती है अगर ढंग से यूज नहीं की गई हो। तो प्लाज्मा थेरेपी को अभी क्लिनिकल ट्रायल में ही रखिए, इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मत मानिए। तो दोस्तों अब जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के अभी तक के क्या नतीजे आए हैं। तो दोस्तों यूएस ने भी इस थेरेपी के प्रति काफी एनकरेजमेंट दिखाई है और 2600 लोगों के ऊपर इस थेरेपी को यूज किया गया है और सभी में पॉजिटिव साइंस देखे गए हैं। यूएस के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये थेरेपी काफी सेफ है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। अगर प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो कोविड-19 से पहले यह थेरेपी सार्स और H1N1 के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए कारगर साबित रही है। लेकिन आईसीएमआर अभी जो सैंपल साइज है उसको देखकर ये कह रही है कि अभी बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा नहीं हुआ है, तो उसके हिसाब से हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेफ है, सबके ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए। अगर कोई ऊक चूक हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आए मौलाना साद सभी के सामने और कहा कि भाई तबलीगी जमातियों जो भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो सभी जाएं और जाकर अपनी प्लाज्मा को डोनेट करें। उसके बाद दिल्ली में 200 तबलीगी जमातियों ने डोनेशन के लिए रजिस्टर किया। वहीं तमिलनाडु में 450 जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रजिस्टर किया है। मुंबई, पंजाब, हरियाणा में भी छोटे रजिस्ट्रेशंस की गई हैं तबलीगी जमातियों के द्वारा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। वहीं अगर हम दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करें तो दिल्ली में 900 जमाती हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं और ये लगभग 900 में से केवल 200 सामने आए हैं जो अपना प्लाज्मा डोनेट करने की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में पहले दिन 200 प्लाज्मा डोनेट किए गए। उन 200 लोगों में से केवल 10 लोग जमाती थे और जितने भी लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं या आगे करेंगे हम उन सभी की सराहना करते हैं। ये एक बेहद अच्छा कदम है। मगर 600-700 तबलीगी जमातियों के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे इस कैंपेन को चला देना कि थैंक्स तबलीगी जमात, ये कितना जायज है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 18 अप्रैल के हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार देश में जितने कोरोना पॉजिटिव लोग थे उसमें से 30% लोग
केवल और केवल तबलीगी जमात से थे। वहीं दोस्तों अगर 18 अप्रैल तक की बात करें तो 18 अप्रैल तक 40,000 लोगों को जो मरकज से जुड़े हुए थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। वहीं दोस्तों 20 अप्रैल तक तमिलनाडु में जितने केसेस थे वो थे टोटल 1500, उनमें से 1302 केसेस यानी कि 86% तबलीगी जमात के थे। 27 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के अंदर 1873 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें से 1052 लोग केवल और केवल तबलीगी जमात के थे, जो कि 56% होता है टोटल का। असम और अंडमान में तो लगभग सभी लोग तबलीगी जमात के लोगों से ही संक्रमित हुए हैं। दोस्तों भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था 24 मार्च को, लेकिन 29 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में तबलीगी जमात के लोगों के इतने केसेस आए जिसकी वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे भारत में यह संक्रमण इतनी तेजी से फैला। अगर 30 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में यह सब कुछ ना हुआ होता तो शायद भारत को दूसरा लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। अब इन डेट्स का जो डेटा है वो दिल दहलाने वाला है, आप इन फिगर्स पर ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश में 30 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में जितने केसेस मिले उनमें से 87% जमाती थे, और अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो केसेस थे उसका 82% जो था वो जमातियों का था। वही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 70% 30 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में पाए गए, और टोटल का 64% तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का था। अंडमान का 100% डेटा इन्हीं से जुड़ा हुआ था। हरियाणा में 66% केसेस 30 मार्च से 8 अप्रैल तक जमातियों के थे और टोटल का 51% था। असम में 93% टोटल तबलीगी जमातियों से जुड़े हुए थे। पौंडीचेरी में यह आंकड़ा 100% का था, और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 73% 30 मार्च से 8 अप्रैल तक जमाती थे, और टोटल की अगर बात करें तो 58% जमाती थे। अब दोस्तों इन सभी केसेस की वजह से इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। अब जानते हैं कि इकोनॉमी इंपैक्ट क्या हुआ है भारत में। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इकोनॉमी पिछले 3 डेकेड्स की लोएस्ट प्रोजेक्ट की है, और गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से यह आंकड़ा 1% का रहेगा। भारत की इकोनॉमी 1% से बढ़ेगी। 15 मार्च तक बताया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.5% का है, वहीं आज की डेट में ये 26% पर पहुंच गया है। 14 करोड़ लोगों को आंशिक या पूर्ण रूप से लॉकडाउन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़ेगा। देश के 45% हाउसहोल्ड्स ने बताया कि उनकी इनकम घट गई है। साथ ही साथ देश 32,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लॉस हर रोज उठा रहा है। देश में 53% से ज्यादा बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। साथ ही साथ अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो केवल 15,000 करोड़ का लॉस अकेला टूरिज्म इंडस्ट्री उठा रहा है। अगर हम सोशल फैब्रिक की बात करें तो जमातियों ने डॉक्टर्स के ऊपर थूका, पुलिस वालों के ऊपर थूका, और थूक की वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई। उसके बाद एक चलन यह आया कि कुछ लोगों ने अपने दुकानों के ऊपर सैफरॉन झंडे लगाने शुरू कर दिए या इस तरीके की चीजें करनी शुरू कर दी। अगर इंटरनेशनली बात करें भारत की साथ की, तो आज की डेट में अरब्स के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन जब से तबलीगी जमातियों का इशू सामने आया है, इनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया है, उसके बाद से भारत की मीडिया के एक वर्ग ने ये लिखना शुरू कर दिया ये तो इस्लामोफोबिया है, ये तो इस्लामोफोबिया है। इसको इंटरनेशनली भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश की गई, जिसके बाद अरब्स ने भारत के ऊपर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। बस यही नहीं, एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से तबलीगी जमातियों के जो लिंक्स हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी होते हुए प्रतीत होते हैं। अगर हम कांधार कांड की बात करें तो कांधार हाईजैक जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस फाउंडर थे वो तबलीगी जमात के लोग थे। 9/11 मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, उन लोगों का सीधा संबंध तबलीगी जमातियों से था। पर इतने सब के बाद भी ट्रेंड किया जाता है थैंक्स तबलीगी जमात। तो दोस्तों देश की लेफ्टिस्ट मीडिया का काम ही हमेशा यही रहा है कि अगर कोई एक वर्ग का आदमी कुछ भयंकर गंदा कर दे, गलत कर दे, उसके बाद उसके कर्मों पर इसी तरीके से पानी हमेशा डाला गया है। मुगलों ने भारत के ऊपर एट्रोसिटीज की, भारत की औरतों का रेप किया। तानाजी का ट्रेलर रिलीज होते ही भैया ट्रेंड करा दिया गया थैंक्स मुगल। उन्होंने कहा कि भैया मुगलों ने हमें तो बिरयानी दी है। जब बुरहान वानी मर जाता है तो राजदीप सरदेसाई उसे इक्वेट करता है भगत सिंह के साथ, और बरखा दत्त लिखती है ये तो बेचारा पुअर हेडमास्टर का बेटा था। ऐसा करने से होता कुछ नहीं है, बस लोगों के मन में पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं उस आदमी के लिए। पुलवामा हमले का आरोपी आदिल अहमद दार मारा जाता है तो भाई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऐसे कहकर बनाए जाते हैं कि भाई ये टेररिस्ट केवल इसलिए बना
क्योंकि इसको भारतीय ट्रूप्स ने सताया था। ओसामा बिन लादेन के लिए बताया जाता है कि देखिए ये कितना बढ़िया पिता था या कितना बढ़िया पति था। लंदन टेरर अटैक का उस्मान केवल इसलिए टेररिस्ट बना क्योंकि उसको स्कूल में बुली किया जाता था। अब देखते हैं कि भाई एक टेररिस्ट को जब फांसी दी जाती है तब क्या किया जाता है। जब याकूब मेमन को फांसी दी जाती है तो याकूब मेमन के लिए लिखा जाता है एंड दे हैंग्ड याकूब मेमन, यह आर्टिकल लिखता है इंडियन एक्सप्रेस। वहीं जब अफजल गुरु को फांसी दी जाती है तो उसके बारे में लिखा जाता है इट वाज अ जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, जिसकी वजह से जेएनयू के बच्चे तो आज तक शर्मिंदा है। भाई साहब इतने शर्मिंदा बच्चे मैंने जिंदगी में नहीं देखे। और भाई अगर कोई रेप हो जाए तो रेप होने के बाद रेपिस्ट के घर में जाया जाता है, बताया जाता है कि देखिए कितना गरीब बच्चा था, इसने रेप कर दिया, ओहो हो, चलिए कोई बात नहीं, सिंपैथी तो दे ही दीजिए। तो भैया कुछ ऐसा ही करती है हमारे देश की मीडिया और इस तरीके से इनकी मॉडस ऑपरेंडी चलती है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें patreon.com के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, ये सपोर्ट बेहद वांछनीय है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको नीचे दिख जाएगा सब्सक्राइब बटन के बगल में। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।